एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो MiG-29 की तरफ से आ रही है, जो कि भारत 21 की संख्या में रशिया से प्राप्त करने वाला है, खरीदने वाला है। कुछ बीते 1 से 1.5 साल पहले से इसका जो बातचीत है वो चल रही है इस डील को फाइनल होने में। 1980 के समय के बने हुए ये एयरफ्रेम हैं, जो कि उस समय से अभी तक रशिया ने इस्तेमाल नहीं किए हुए थे और रशिया के वहां ऐसे ही पड़े हुए थे, जिनका इस्तेमाल ना होने के कारण इनकी जो लाइफ है 20 से 25 साल की जो लाइफ है वो पूरी तरह से बची हुई थी और भारत को ये कौड़ियों के दाम पे प्राप्त हो रहे थे। तो भारत इसके लिए रशिया से बात कर रहा था। चीन के साथ जब स्टैंड ऑफ हुआ तो इस बातचीत को ज्यादा बल मिला और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इसको माना जा रहा है कि खरीदा जा रहा है, इस एयरक्राफ्ट को खरीदा जा रहा है। यह एयरक्राफ्ट 1980 के समय का पुराना एयरक्राफ्ट नहीं है। इसमें जितने भी अपग्रेडेशन आए हैं वो सारे लगने के बाद एक नए प्रकार का MiG-29, जो कि भारतीय एयरफोर्स में भी इस्तेमाल हो रहा है, लेटेस्ट MiG-29 बनाकर इसको भारत प्राप्त करने वाला था। तो अभी माना जा रहा है कि दिसंबर 2020 में, जो कि अभी 2 महीने बाद ही इसका डील फाइनल होने की संभावना है। सबसे पहले तेजस की डील फाइनल की जाएगी, उसके बाद इस एयरक्राफ्ट की डील फाइनल की जाएगी और फिर Su-30 MKI, जो कि 12 की संख्या में और ज्यादा अभी रशिया को ऑर्डर देने हैं। इनफैक्ट HAL को ऑर्डर देने हैं। HAL के पास रशिया से किट आएगी जिसको असेंबल करके वो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करेगा। तो ये ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि 272 एयरक्राफ्ट हम जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किए जाने थे। 2002-1 में यह चीज कॉन्ट्रैक्ट रशिया को दिया गया था। उसके बाद इंडक्शन के दौरान जिन एयरक्राफ्ट को दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हमने गंवा दिया या नुकसान हो गया, वो कुछ 12 की संख्या आकलन की गई थी। ये उसी प्रकार के एयरक्राफ्ट हैं। उसके बाद MiG-29 के कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद इस पर ध्यान दिया जाएगा और इसका कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाएगा। हम जानते हैं कि हमारे वहां स्क्वाड्रन कम हो रहे हैं, 42 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, 30 के लगभग स्क्वाड्रन बचा हुआ है और हमारे एयर चीफ मार्शल ने ये कहा है कि 1 दशक के अंदर हम 37 से 38 स्क्वाड्रन तक पहुंच जाएंगे। तो वो इसी प्रकार से हमें पहुंचना है। तेजस खरीदने हैं, जो ये एयरक्राफ्ट हैं MiG-29, इनको खरीदना है। इसके अलावा अन्य एयरक्राफ्ट भी खरीदे जा सकते हैं। वही बात करते हैं SSLV। तो इससे रिलेटेड भी एक बहुत बढ़िया खबर निकलकर सामने आ रही है। हमने जाना था कि SSLV पिछले ही साल ट्रायल होना था उसका और अपने पहले मिशन पे उसको जाना था, पर वो नहीं जा सका। इसके बाद ये माना गया था कि जून 2020 में वो अपने पहले मिशन पे जा सकता है, पर चाइनीज वायरस के कारण ऐसा नहीं हो पाया। पर अब ऐसा होने वाला है। दिसंबर 2020 में यह माना जा रहा है कि इसकी पहली उड़ान हो सकती है और इसकी पहली उड़ान के लिए ऑलरेडी इसको कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो चुके हैं। यह उड़ान श्रीहरिकोटा में पहले लॉन्च पैड से की जाएगी, पर उससे पहले जो अभी नवंबर का समय है, दिसंबर का शुरुआती समय है, उसमें 2 PSLV की उड़ान हमें देखने को मिल सकती है। PSLV C-49 और PSLV C-50 की। इन दोनों उड़ानों के बाद इसको SSLV के लिए तैयार किया जाएगा। SSLV को वहां से ट्रायल किया जाएगा, पहली उड़ान उसकी ली जाएगी। ये माना जा रहा है कि SSLV को एक बार लॉन्च करने की कॉस्ट 120 करोड़ रुपए आती है। तो इसके अकॉर्डिंग जो पे लोड डिलीवर करना है वो 500 kg का लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये डिलीवर कर सकता है। तो जो इसको डिलीवर करने में जो कॉस्ट है, पर किलोग्राम की जो कॉस्ट है लोअर अर्थ ऑर्बिट में डिलीवर करने की, वो PSLV के लगभग बराबर है। पर SSLV को लॉन्च करने से यह फायदा होने वाला है कि जो छोटे पेलोड हैं उनके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा PSLV के लॉन्च का। छोटे पेलोड के लिए आसानी से SSLV को तुरंत ही 1.5 से 2 दिनों के अंदर असेंबल करके लॉन्च किया जा सकता है। तो यही इसकी खूबसूरती और यही इसकी खासियत है, जिसको कि दिसंबर में अब लॉन्च किया जाना है। वही बात करते हैं हमारे एयर चीफ मार्शल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुछ खबरें इससे रिलेटेड मैंने कल ही आपको बताई थी। आज कुछ खबरें और निकलकर सामने आई हैं। हमारे एयर चीफ मार्शल से जब ये पूछा गया कि क्या अमेरिका के साथ हम लोग चीन को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, इनफैक्ट ये पूछा गया कि क्या भारत अमेरिका का साथ ले रहा है चीन के खिलाफ लड़ाई में, जो कि B-2 बॉम्बर अमेरिका का जो डिप्लॉय हुआ है, इंडियन ओशन में डिप्लॉय हुआ था, तो क्या अमेरिका का साथ भारत ले रहा है?
हमारे एयर चीफ मार्शल ने कहा कि भारत किसी के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ता है और ना ही लड़ाई फ्यूचर में लड़ने का सोच रहा है। चीन के साथ जो भी स्टैंड ऑफ हो रहा है वो हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं। ये अमेरिका का प्रोस्पेक्टिव हो सकता है कि वो इस समय का फायदा उठाकर इस प्रकार के डिप्लॉयमेंट करे। ये अमेरिका का अपना सेपरेट प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, भारत का कोई भी इस प्रकार का प्रोस्पेक्टिव नहीं है। भारत खुद के बल पे ये लड़ाई लड़ रहा है, कोई दूसरा भारत के लिए लड़ने नहीं आएगा, ये भारत का मानना है। बिल्कुल सही स्ट्रेटजी और बिल्कुल सही इसको एक माइंडसेट माना जा सकता है। कोई भी हमारे लिए लड़ने नहीं आएगा, अगर लड़ने आता भी है तो वो अपने स्वार्थ के लिए लड़ने आएगा, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है, पर हम उनके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। हमें जो भी तैयारी करनी है अपने बल पे करनी है। हाँ, स्ट्रेटेजिक लेवल पे दूसरे देशों के साथ दोस्ती होना अच्छा है, वो कभी कभी हेल्प कर देते हैं, पर हमें उनके भरोसे नहीं बैठे रहना है। और यही चीज डिनोट करता है कि इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी किसी के भरोसे नहीं बैठी है, अपने बल पे वो सारे काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स पे भी काम किया जा रहा है, स्वार्म ड्रोन पर भी काम किया जा रहा है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हम जानते हैं कि लेजर वेपन्स को कहा जाता है, और अभी हमारे पास 10 किलोवाट और 20 किलोवाट के लेजर वेपन डेवलप हो चुके हैं। पर यह मानना है जानकारों का कि 100 किलोवाट के जो लेजर वेपन हैं उनको बनाना ज्यादा महत्वपूर्ण है यदि हम हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं उनको। तो जब से भारत और चीन के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ है, भारत के रक्षा मंत्री और भारत के फॉरेन मिनिस्टर दोनों ही आपस में मुलाकात कर चुके हैं, कई फोरम्स में कर चुके हैं, और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी लेटेस्ट मीटिंग हुई है, उस फोरम में हुई है। पर कभी भी भारत और चीन दोनों ही देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक आमने सामने नहीं हुए हैं। पर 17 नवंबर 2020 का दिन का तारीख ऐसी होगी जब भारत के प्रधानमंत्री चीन के प्रेसिडेंट के सामने होंगे, पर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सामने होंगे। ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है और 17 नवंबर को कहा जा रहा है कि जो देश हैं, ब्रिक्स से संबंधित जो देश हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी अपनी बातें सामने रखेंगे। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखने लायक होने वाली है, और दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष किस प्रकार की चीजें सामने रखते हैं ये भी काफी देखने वाला होगा। वही बात करते हैं भारत और चीन स्टैंड ऑफ की। चीन और भारत के बीच में कोई डीएस्केलेशन अभी इधर बीच नहीं हो रहा है। हालांकि जो अग्रेशन था वो 10 सितंबर के बाद जो फॉरेन मिनिस्टर की मीट हुई थी एससीओ मीटिंग में, उसके बाद से अग्रेशन थोड़ा देखने को कम मिल रहा है। पर कोई भी अपनी जो जमीन है उसको छोड़ने का नहीं है। जहां पे जैसा डिप्लॉयमेंट है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ दी जा रही है। चीनियों की अगर बात की जाए तो उनके जो डिप्लॉयमेंट है, जिनके लिए घर वहां पर छोटे बड़े बनाए गए हैं, गर्म होने वाले घर, गर्म रखने वाले ट्रूप्स को घर जो बनाए गए हैं वो यथास्थान हैं, और उनका ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉयमेंट हो रहा है। जो स्नो टेंट हैं वो भी काफी देखने को मिल रहे हैं। पीछे के एरिया में हॉस्पिटल भी बनाए गए हैं, जिनको हाई एल्टीट्यूड पे कोई सिकनेस हो जाती है उनको इस हॉस्पिटल में एडमिट भी किया जा रहा है। और कई बार हम लोगों ने ये खबरों में सुना भी है कि चीनियों को ऊंचाई से उतारकर स्ट्रेचर के माध्यम से इन हॉस्पिटल में पहुंचाया भी जाता है। भारत के साथ भी ये चीजें हो ही रही होंगी, खबरों में ये चीजें निकल के सामने नहीं आ रही है। तो इधर बीच कोई भी डीएस्केलेशन देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों ही देश अपनी अपनी जो जगह है उस पर तैनात है और एक दूसरे पे नजर बनाए हुए हैं। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।